तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो भी साथी हमारे इस क्लब परिवार से जुड़ रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक प्यार और सपोर्ट के साथ साथ जो उम्मीद बनाए हुए हैं कि इस FMSC के सहारे जो है हमारे ALP का नैया पार होने वाला है। तो आप सभी लोग जो प्रैक्टिस सेट जो अन्यत्र कहीं लगाते होंगे तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और सुबह में जो 11 AM का जो वीडियो छोड़ा जाता है वो खासकर स्पेशल साइंस स्पेशल रहता है। वैसे तो अभी जो है इस क्लास में भी जो कि 8 PM की क्लास आप जिसको देख रहे हैं, इस क्लास में भी स्पेशल साइंस जो कि NCERT का द एग्जाम पोर्टल का PDF है उसके माध्यम से कराया जाता है। उसके बशर्ते उसके साथ साथ जो लुसेंट के बुक के माध्यम से और SPD का साइंस है वो सारा साइंस के माध्यम से ही पूरा स्पेशल साइंस ही चलते आ रहा है। मतलब पूरा साइंस में ही ज़िंदगी जो है वो ALP के एग्जाम तक होने वाला है। इसके बाद जो आपको BPSC जो कि जिसका एग्जाम 12 दिसंबर को होने वाला है, मतलब कंबाइंड रूप से इसके बाद उस पर जो है मुख्य फोकस जो है वो किया जाएगा। हमारे एक साथी कमेंट भी किए थे कि दरवा के लिए भी स्पेशल क्लास लाया जाएगा। तो हम यहाँ जो है जो भी एग्जाम पहले नज़दीक आती है उसको लेकर एक स्पेशल बैच बना के और उसके माध्यम से उसका जो सिलेबस रहता है उसी के माध्यम से और उसी पर मद्देनजर रखते हुए यहाँ क्यूज कराया जाता है। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि वीडियो के लास्ट में हर दिन के भांति पूछा जाता है, तो कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वह जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा दिया गया था। और इसमें बहुत सारे साथी जो है वो सही जवाब दिए, लेकिन जो सबसे तेज जवाब दिए हैं इसमें आज पहले स्थान पे रजनीश कुमार जी आए हैं, जो कि रजनीश कुमार बिहार शरीफ से आए हैं। दूसरे स्थान पे सुप्रिया कुमारी जी आई हैं। तीसरे स्थान पे प्रीति राय जी पटना से आई हैं। चौथे स्थान पे ममता राय जी जंदाहा वैशाली बिहार से आई हैं। और पाँचवें स्थान पर जो है ये आपको हेमलता जी आई हैं। तो इन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ जो है आपको सबसे पहले जो डेली का करंट अफेयर रहता है उसको कराया जाता है। उसके बाद जो होमवर्क जो आपको एक दिन पहले FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में भी जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद उसी के माध्यम से जो है PDF के माध्यम से और जो यहाँ बुक रहता है उसके माध्यम से क्यूज कराया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में करने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये जापान के साथ जो है वो समझौता किया। और जापान की बात कीजिएगा तो जापान की राजधानी कहाँ पड़ती है? टोक्यो जो जापान की राजधानी जो है वह पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जापान की जो है ना वह मुद्रा क्या हो जाएगी? येन जो जगह वहाँ के संसद क्या कहलाता है? डाइट जो है जापान का संसद जो है यह हो जाएगा। यानी कि यूनिकॉर्न समझौता जो है वो भारत और जापान के मध्य जो है यह पूरा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो वो कितने स्थान पर है? 39वें स्थान पर। यानी नवाचार में जो है ना कितने स्थान पर है? 39वें स्थान पर है। आगे बताइएगा, इस बार जो है 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह जो है किस महीना को पोषण माह मनाया गया है? सितंबर को जो कौन सा महीना मनाया गया है? पोषण माह जो है यह मनाया गया। और इसमें पोषण माह में शीर्ष राज्य जो है कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? महाराष्ट्र जो है पोषण माह में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र जो है यह आया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रोब्रेटो सुबिरंतो यह कहाँ के जो है वह राष्ट्रपति बने हैं? ये इंडोनेशिया के बने हैं। और ये आपको शिगेरू इशिबा ये कहाँ के बने हैं? ये जापान के अगले राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जो है यह बनने वाले। ठीक है, फुमियो किशिदा के जगह कौन आने वाले हैं? शिगेरू इशिबा जो है यह आने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ना यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है इसको जो है वह लॉन्च जो है वो किया गया है। ऑपरेशन द्रोणागिरी को जो है वह लॉन्च किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में यानी कि मवेशियों के संरक्षण के लिए कौन सा ऑपरेशन लाया गया था? ऑपरेशन कामधेनु जो यह लाया गया था। और ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ के लिए लाया गया था? हैती के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लाया गया था। और इजराइल के लिए क्या लाया गया था? ऑपरेशन अजय लाया गया था। और सद्भावना कहाँ के लाया गया था? टाइफून यागी जो आया था इससे बचाने के लिए, और टाइफून यागी से बचाने के लिए ऑपरेशन सद्भाव जो यह लाया गया था। चलिए, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र की पुणे में जो है यह स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर यह हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य जो है ना यह किसे घोषित किया गया है? ये गुरु घासीदास तमोल पिंगल
गुरु घासीदास जो कितने क्रम का बन गया है, 56वें क्रम का यह जो है गुरु घासीदास बन गया। और टाइगर प्रोजेक्ट जो कब लाया गया था, 1973 में कौन आया था, टाइगर प्रोजेक्ट जो यह आया था, ठीक है। और पहला टाइगर रिजर्व जो किसको बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो यह बनाया गया था, ठीक है। आगे बताएगा इसकी स्थापना कब किया गया था, 1936 में, 35 भी देता है कहीं कहीं, 36 भी देता है। आगे बताएगा कि 52वां टाइगर रिजर्व जो है वह कौन हो जाएगा, ये रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में है, वो 52वें क्रम का हो जाएगा। 53वें क्रम में कौन हो जाएगा, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 53वें क्रम मध्य प्रदेश में पड़ता, रानी दुर्गावती जो उत्तर प्रदेश में है, और वीरांगना दुर्गावती जो है वो मध्य प्रदेश में है। रानी दुर्गावती जो है ना वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और वीरांगना दुर्गावती जो है वो मध्य प्रदेश में जाएगा। और वीरांगना दुर्गावती 54वें क्रम का हो जाएगा। और 55वें क्रम का जो है वो धौलपुर है, वो भी राजस्थान में पड़ता है। और ये 56वें क्रम का बना है, यह 56वें क्रम का गुरु घासीदास तमोर पिंगल बना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ भरतपुर वाला 56वां बनाया घासीदास तिरपन में था उस समय, तो क्रम चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज है, इसका नाम है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगल जो है ना, इसमें दिए वही दिए हुए हैं। ये तमोर पे छत्तीसगढ़ में जो नहीं बनाया गया है, भरतपुर का ये छत्तीसगढ़ वाला इसमें दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का तो बोल रहा है, उसी का नाम चेंज होगा कहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देख लीजिएगा, बैठ के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सारे कन्फ्यूजनों को यहाँ बैठ के निवारण किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये रिया सिंधा के द्वारा जो है वो जीता गया है। बताएगा ऑस्कर 2025 के लिए नामित कौन सा अधिकारी फिल्म चुना गया है, लापता लेडीज चुना गया है। बताएगा हाल ही में वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह को जो है यह चुना गया, अमरप्रीत सिंह को यह चुना गया है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा ऑफियोगेलिस कलिंगा किसकी प्रजाति हो जाएगी, ये किंग कोबरा सांप की, ऑफियो जो है नाम से स्पष्ट है, ऑफियोफैगस कलिंगा जो है ये किसकी प्रजाति हो जाएगी, ये किंग कोबरा यानी सांप की जो है प्रजाति जो हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 जो 21 तिथि को मनाया गया है। 21 नवंबर को जो है 21 सितंबर को जो शांति दिवस मनाया गया है। आगे बताइएगा CR सिक्का जो है ना, यह किसके सम्मान में लॉन्च किया गया है, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जो CR सिक्का जो C से क्रिस्टियानो, R से रोनाल्डो और 7 उसका जर्सी नंबर, ये उसी से CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कहाँ खिलाड़ी हैं, पुर्तगाली के कौन खिलाड़ी हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है किसको जो है ना, किस देश को जो है कुष्ठ रोग को खत्म करने का जो है पहला देश घोषित कर दिया गया है। ये जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग को क्या कर दिया है, खत्म करने, ये WHO के द्वारा खत्म हो गया है। आगे बताइएगा हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, अभी ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब जो अगले जो पद ग्रहण करने वाले के संजय मूर्ति जो है, ठीक है, के संजय मूर्ति जो है वो अगले जो है ये बनने वाले हैं CAG, नए CAG कौन बनने वाले हैं, के संजय मूर्ति। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है, अभी SS दुबे। CAG है जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, और नए कौन बनने वाले हैं, के संजय मूर्ति। और CGA कौन, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है, और CGA कौन हो जाएंगे, SS दुबे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, CAG यानी कंट्रोलर एटॉमर जनरल, यही होता है, हाँ, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, इसका जो होता है ये अनुच्छेद कितने से कितने का वर्णन है, 148 से लेके 151 तक इसका जो है वर्णन जो है वो किया गया है। और पहले CAG कौन हो जाएंगे, वीर नरहरि राव जो है पहले क्या हो जाएंगे, CAG हो जाएंगे। और CAG का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो है, यानी दोनों में से जो सीमा पहले पूरा हो जाएगा उसके तहत उसको जो है क्या कर देना है, अपना सीट को छोड़ देना है, सेवानिवृत्त जो है वो हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान में जो है ना जम्मू कश्मीर के जो है मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, उमर अब्दुल्ला। और आपको जो है ना अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है, किस राज्य में, ये उज्जैन में जो है भाग लिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश उज्जैन में भाग लिया है।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान में 2026 में जो होने वाला है, वर्तमान में नहीं, ये 2026 में होने वाला है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल जो होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ये स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जगह ग्लासगो में ये इसका जो है खेल होने वाला है, देश का नाम हो जाएगा तो स्कॉटलैंड में यह गेम होने वाला है। आगे बताइएगा 47वां क्रम का जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? यूएसए के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें क्रम के यह जो है बन गए हैं। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूछी थी ऑपरेशन सद्भाव जो टाइफून यायू के प्रभावित करने वाला म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास यानी अग्नि परीक्षा जो है ना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? ये हरियाणा में स्टार्ट किया गया। कहाँ किया गया है? हरियाणा में अग्नि परीक्षा 10वां आतंकवादी रोधी दिवस के लिए जो है इसका अभ्यास जो है वो स्टार्ट किया गया, एनएसजी के द्वारा किया गया है। आगे बताइए कर्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? झारखंड में। यहाँ मोदी जी गए थे मनाने के लिए, प्राकृतिक पर्व है वहाँ का कर्मा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसका नाम जो है हाल ही में बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? पोर्ट ब्लेयर का, यानी पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी थी, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी अब क्या हो गई है? उसका पोर्ट ब्लेयर ही है, उसका नाम बदल के कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा इंडिया और ओमान के बीच जो है ना वो कौन सा अभ्यास स्टार्ट हुआ है? अल नगाह नसीम अल बहार। ये नसीम अल बहार जो है इसी के बीच जो है इंडिया और ओमान के बीच जो ये स्टार्ट किया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सुनिएगा, कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व करने के लिए सम्मेलन किया गया सागर मंथन। कौन सा सम्मेलन है? सागर मंथन का प्रारंभ जो है ना वो कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ हुआ है दक्षिण एशिया वाला? नई दिल्ली में। सागर मंथन कहाँ आरंभ हुआ है? नई दिल्ली में। उस सागर मंथन जो हुआ था ना, देवताओं और दानव के बीच जो है समुद्र को क्या किया गया था? मंथन किया गया। उसमें से विष और अमृत बहुत सारा चीज निकला था और बहुत सारे देवी देवताओं का प्रादुर्भाव जो है वो सागर मंथन के फलस्वरूप जो हुआ था। और उसमें एक विष का कलश भी निकला था जो कि कोई लेने से एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया था। तो एक्सेप्ट अंतिम में कौन किए थे? भोलेनाथ। और उसको जो कहा कंठ में लाया क्या कर दिए थे? उसको एडजस्ट जो अच्छे से कर दिए थे। अंदर जाता तो वो निकल लेते, लेकिन वो बीच में उसको जो है फंसा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अभ्यारण्य जो है कौन सा अभ्यारण्य बन गया है? ये केवलादेव बन गया है। कौन बन गया है? केवलादेव नेशनल पार्क जो है बन गया है। आगे बढ़ेगा हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस खिताब जीतने वाली जो है ना जॉनिक सिनर जो थे वो किस देश से संबंधित हो जाएंगे? ये इटली के हो जाएंगे। जॉनिक सिनर इटली के हो जाएंगे और ये यूएस ओपन जो है वो जीत चुके हैं। आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया, अरब वाला, ये बराक वाला अरब का जो बराक स्थापित किया गया है किस देश में किया गया है? यह यूएई में किया गया है। कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया है। सऊदी अरब अलग हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 14वीं क्रम का जो है सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जो है जीत चुके हैं? तो ये कौन सा राज्य है? ये उड़ीसा राज्य जो है वो कौन जीत चुका है? ये स्वर्ण पदक जो है 14वें क्रम का सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जो है जीत चुका है। और अभी हाल ही में जो राजगीर में जो बना है हॉकी वाला, इसमें जो है ना ये भारत किसको साथ फाइनल में खेलने वाला है? ये चीन के साथ आज ये खेलने वाला, आज हो ही रहा है कहीं, ये चीन के हो रहा है। हाँ। अब भारत और किसके बीच होने वाला है? चीन के बीच होने वाला है। ये नया वाला स्टेडियम बना था उसमें पहुंच गया है भारत फाइनल में। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन डे, जो इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध जो है ना किस व्यक्ति से हो जाएगा? ये तो ये इंदिरा गांधी से संबंधित हो जाएगा। 19 नवंबर को मनाया गया। और शौचालय दिवस भी कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। और पहली महिला प्रधानमंत्री भी कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। यह 1975 तक ये इनका मृत्यु हो गया था। इनमें 85 में 75 में 2-3 काम किए थे। पहला तो आपातकाल लगा दिए थे, हाँ, गरीबी हटाओ का नारा भी दिए थे। और भारत को इसमें विलय किए थे। किसमें? ये भारत का सिक्किम में विलय जो है, सिक्किम को भारत का राज्य बनाए थे। ये उन्हीं के शासनकाल में जो यह
बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जो है वह किस राज्य में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया और लखनऊ शहर में जो इसका आयोजन जो है वो किया गया है। और एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में 133वें क्रम का डूरंड कप का खिताब जो है ना किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट के द्वारा जो है वह जीत चुका है। नॉर्थ ईस्ट जो कौन नॉर्थ ईस्ट जो है ये डूरंड कप जीत चुका है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल खेलते हैं। डूरंड कप में जो लोग फुटबॉल जो खेलते हैं और यह 133वें क्रम का जो विजेता कौन बन गया है? नॉर्थ ईस्ट यानी एनसी नहीं एनई जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो है इसको जीत चुका है। तो जो करंट अफेयर का क्लास था मतलब सीरीज था उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो दो एग्जाम पोर्टल का एनसीईआरटी क्लास 9th का चल रहा है, इससे पिछले वीडियो में बाकी एनसीईआरटी क्लास 9th का जो चैप्टर था उसको खत्म कर दिया गया है। और इससे पहले आपको जो भी चैप्टर था इसमें कार्य ऊर्जा के साथ गुरुत्वाकर्षण इसको भी खत्म कर दिया गया। अब जो है आज स्टार्ट होने वाला ध्वनि यानी साउंड को स्टार्ट करने से बताइएगा कि हर्ट्ज जो है ना इसका यह किसका मात्रक हो जाएगा? यह आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। बताइएगा सोनार जो होता है इसमें कौन सा तो कौन सा जो तरंग उत्पन्न किया जाता है? ये परासरब तरंग इसमें प्रयुक्त किया जाता है। उसका हर्ट्ज इसका रेंज बताइएगा परासरब का कितना से अधिक होता है? ये ठीक है 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है? 20 kHz से क्या होता है? इसका जो क्या होता है सीमा जो है वो अधिक होता है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग के माध्यमों के कण जो है ना वो तरंग की दिशा में किस प्रकार कंपन करते हैं? ये लंबवत जो है अनुप्रस्थ जो है वो किस एक अनुप्रस्थ यानी एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होता है और प्रकाश भी कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और इसके तरंगों का कण जो है ना हमेशा लंबवत रूप में जो है वो क्या करते हैं? हमेशा आगे फॉरवर्ड जो है वो होते रहते हैं। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन जो है ना वो कैसे होता है? वो तरंग की दिशा में होता है। इसमें सिर्फ तरंग की दिशा में होता है और अनुप्रस्थ हो जाएगा तो तरंग की दिशा में वो लंबवत जो है वो होते रहता है। तरंग की दिशा में लंबवत होता है और अनुप्रस्थ में और अनुदैर्घ्य में सिर्फ तरंग की दिशा में होता है। आगे बताइएगा कि वायु में ध्वनि जो है ना वो किस तरंग के रूप में चलती है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में बताना है तो ये हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग में ही चलती है और ध्वनि भी एक कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग ही हो जाएगी। आगे बताइएगा कि ध्वनि तरंग जो है ना यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है? यह विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है ये नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन दोनों होता है वो कौन सा तरंग कहलाता है? यह अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। जिसमें संपीड़न और विरलन दोनों होता है वो क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। आगे बताइएगा कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात जो है वो किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें किस ध्वनि तरंग के कारण यह सुनाई पड़ती है? ये विवर्तन के कारण क्या होती है? सुनाई पड़ती है। अगर ध्वनि तरंग है तो अनुदैर्घ्य होगा ही, लेकिन ये विवर्तन के कारण क्या होती है? हमें सुनाई पड़ती है। समझ रहे हैं ना? दूसरे मतलब सुनते हैं ना दीवालों के भी कान होते हैं तो वही बात है। ये विवर्तन की क्रिया होती है ध्वनि के बीच ताकि बगल वाला रूम में जो क्या बतिया रहा है वो हमें हमारे रूम में सुनाई पड़ता है। बतियाने के साथ जो भी काम करता है वो भी सुनाई जो वो पड़ते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव कान का वह भाग जो द्रव्य से भरा रहता है वो क्या कहलाता है? वो कर्णावत कहलाता है। देखिए एनसीईआरटी का पूरा शुद्ध लैंग्वेज है क्या कहलाता है? वो कर्णावत कहलाता है जो द्रव से भरा रहता है। और कान का जो घुमा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? कर्णपटल कहा जाता है। क्या कहता है? कर्णपटल कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगी? ये 1269 होती है। कितना होती है? 1269 होती है। जल में ध्वनि की चाल कितना होती है? 1483। जल में कितनी होती है? 1483 होती है। और एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420। सबसे अधिक किसमें होता है? यही एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 हो जाएगा। आगे बताइएगा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। उसी को तरंग दैर्घ्य जो है कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा सोनार का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ जो है यह गहन अंधकार में भी अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय कौन सा तरंग को उत्सर्जित करता है? ये परासरब तरंग को जो है चमगादड़ कुत्ता बिल्ली सब कौन सा तरंग छोड़ता है? परासरब तरंगों को जो है वो छोड़ा करते हैं। अंधेरा में भी क्या करता है? वो ऑप्शन में दे देता है। ये ऑप्शन क्या कहते हैं? ये अंधेरे में भी क्या करता है? अपने ध्वनि को क्या करता है? कि अपने भोजन को पकड़ लेता है। आगे बताइएगा कि मनुष्य का बाहरी कान जो है यह क्या कहलाता है? कर्णपटल या कर्णपल्लव जो यह कहलाता है। आगे बता दीजिए कान का कौन सा भाग जो है ना यह बाहर से ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है? यही कर्णपल्लव जो कि आपको ये उठा हुआ जो भाग है यह बाहर से ध्वनि क्या करता है? एकत्रित करने का काम करता है। कभी कभी ज्यादा ध्वनि लोग सुनता है तो कान अपना बंद कर लेता है ताकि ध्वनि बाहर वाला जो है वो
कम सुनाई पड़े। जैसे लोग बम छोड़ता है, पटाखा छोड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने कानों को, ढक्कन को बंद कर लेते हैं ताकि आवाज़ जो है वो कम सुनाई पड़े। चलिए आगे बताइएगा कि बराबर प्रवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है उस वह क्या कहलाती है? तो वो अनुरणन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुरणन कहलाती है। ठीक है, बताइएगा श्रव्य ध्वनि तरंगे जिसे मनुष्य जो है सुन सकता है वो कितना से कितना हर्ट्ज के बीच में होता है? ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की स्वन ध्वनि को मनुष्य क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और जिस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं वो कौन सी ध्वनि कहलाती है? वो पराश्रव्य कहलाती है। वो अपश्रव्य भी हो जाएगी और पराश्रव्य में। अपश्रव्य में 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होगा, और पराश्रव्य हो जाएगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवार जो होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए? वो ध्वनि को अवशोषण करने वाला होना चाहिए। ध्वनि को वो अवशोषित करेगा ताकि उसका म्यूजिक जो है अच्छा सुनाई दे, वो पड़ते रहता है। और इसमें इसलिए बताया भी जाता है कि उसकी दीवारों को जो समतल न बना के खुरदरा बनाना चाहिए। समतल से क्या होता है कि दीवार से आवाज़ जो है वो टकराते रहती है। यही कारण जो है हॉल या सेमिनार हॉल में जो एक बार बोलता है तो लोग क्या होता है, आवाज़ गूंजने लगता है। और जो वहीं रफ सरफेस होता है वहाँ पे आवाज़ टकराता कम है, वो कुछ आवाज़ को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। चलिए आगे बताइएगा कि ध्वनि के संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम क्या हो जाएगा? हवा। सबसे सामान्य माध्यम क्या हो जाएगा? हवा। वैसे पानी में भी, हाइड्रोजन में भी, ध्वनि एल्युमिनियम में भी, इस्पात में भी गुरुकता है, मतलब जाता है, लेकिन सबसे सामान्य माध्यम क्या हो जाएगा? हवा। और यही कारण जो है हवा नहीं होता है तो चंद्रमा पर जो है लोग ध्वनि एक दूसरे के नहीं सुन सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा कि जब कोई कंपामान वस्तु की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरलन कहा जाता है। आगे बताइएगा कि ध्वनि तरंगे जो है ना वो कहाँ नहीं चल सकती है? निर्वात में जो है वो नहीं चल सकती है। बताइएगा तरंग दैर्घ्य का अस्थायी मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? ये अस्थायी मात्रक मीटर हो जाएगा। और उसको व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम में। और एंगस्ट्रम कैसे लिखा जाता है? कैपिटल ए पर 0, कैपिटल ए के ऊपर छोटा सा जो है ना 0 लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहा जाता है। आगे बताइएगा एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। यानी एक निश्चित समय में दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति कहलाती है। आगे बताइएगा कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे हुए समय को जो है ना ये क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहलाता है। जो समय लग गया उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, यानी टाइम पीरियड इसी को कहा जाता है। आगे बताइएगा कि स्पष्ट आवर्ती ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना सेकंड का अंतराल होना चाहिए? ये 1/10 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। यानी जो आप सुनते हैं, सुनिए, 17 मीटर पराध्वनि सुनने के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से फंसा दिया है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और जो परावर्तित ध्वनि होती है इस दोनों के बीच कम से कम कितना सेकंड का समय होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, तब उसको स्पष्ट रूप से आप सुन सकते हैं। दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। यानी बीपवंशी का इज कॉल्ड, ये टोन कहलाता है। आगे बताइएगा ध्वनि की तारत्व जो है ना वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? वही आवृत्ति पर जो है क्या करती है? निर्भर जो है वो करती है। आगे बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल जो है ना कितनी हो जाएगी? 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइएगा कि हाँ, उसमें 331 ही दिया हुआ है, किताब में 331 ही देता है। आगे बताइएगा कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? 1/10 क्या? 1/10 सेकेंड तक जो है वो बनी रहती है। कोई दिक्कत चंदन जी? आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है ना यह किसने किया था? ये हर्ट्ज दिए हुए हैं। देखिए ये ध्वनि में हर्ट्ज दिए हुए हैं। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन होना चाहिए। आगे बताइएगा समुद्री जल में ध्वनि को जो है गति कितनी होती है? समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। बताएगा निम्न में से 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका ध्वनि का वेग सबसे अधिक हो जाएगा? तो ये एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। कितना होता है? 6420 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करती है उस आवृत्ति को जो है ना उसे क्या कहा जाता है?
उसे पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। अंग्रेजी में पिच, हिंदी में तारत्व कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है ना आवाज मोटा और पतला हो जाएगा। जो महिलाओं का क्या होता है? सुरीला होता है, और पुरुष का आवाज मोटा होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, हटस दे रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ये रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइएगा कि ध्वनि तरंगे जो है ना, ये कैसी तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि कैसी तरंग होती है? यांत्रिक और अयांत्रिक में बताना। तो ये कैसी तरंग हो जाएंगी? यांत्रिक। यांत्रिक के बाद आइएगा ना तब अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में बांटा गया था, लेकिन पहले क्या हो जाएगा? ये यांत्रिक तरंग हो जाएगा। जल की सतह पर होता है ना अनुदैर्घ्य होता है, जल के अंदर होगा तो अनुप्रस्थ हो जाता है। वही तो बोले, यांत्रिक के नीचे आएगा तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में बांटा गया है, लेकिन पहले यांत्रिक तरंग रखा जाएगा, उसके बाद अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में बांटा जाएगा। आज बहुत कंफ्यूजन में जी रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि जो है ना किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। ध्वनि उत्पन्न होने से पहले कंपन होना जो है वो जरूरी है। जब तक कंपन नहीं होगा किसी वस्तु में, ध्वनि जो है वो नहीं होने वाला। हम इतना से चिकर रहे हैं, हमारे अंदर में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। जो आपको सूझ नहीं रहा होगा, अंदर में कंपन हो रहा है, बाहर से ध्वनि जो है वो निकल रहा है। चलिए आगे बताइएगा। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरण के लिए जो है ना आवश्यक माध्यम जो है वह किस किस अवस्था में होना चाहिए? ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में होना चाहिए। सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद गैस में से जो है वो आई की ओर फ्लो जो है वो करते रहता है। आगे बताएगा, एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो लगभग कितना होना चाहिए? ये 17 मीटर जो है यह होना चाहिए। आगे बताइएगा कि किस पदार्थ में ध्वनि का वेग जो है निम्नलिखित में सबसे कम होता है? तो ये ऑप्शन बेस्ट है, वायु जो है इसका आंसर लिए हुए है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर जो है ये तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है? तो लैम्डा जो है क्या करता है? इसको निरूपित जो है वो करता है। बताइएगा, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? तो ये संपीड़न जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न। तो ये ध्वनि खत्म हो गया। अब हम बीमार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इस कौन सा दवा खाने से ठीक होने वाला है, ये सब जो है स्टार्ट होने वाला है। तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये क्लास 9th का ही होने वाला है। तो बताइएगा, रेबीज वायरस जो है, रेबीज वायरस ये किसको काटने से हो जाता है? ये संक्रमित कुत्ते काटने से कौन सा वायरस होता है? रेबीज वायरस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, हमारे शरीर में कौन सा तंत्र जो है ना वो रोगाणुओं से लड़ता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कैसे लड़ता है? रोगाणुओं से जो है वो लड़ता है। आगे बताइएगा, मलेरिया परजीवी जो है इसका वाहक जो है वो कौन सा मच्छर हो जाएगा? मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि मच्छर जो है, मच्छर ये डेंगू जो होते हैं, डेंगू ये किस मच्छर, किसके काटने से होते हैं? ये मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर के काटने से होते हैं। बताइएगा, एड्स विषाणु में जो है ना वो आरएनए के साथ क्या मिला रहता है? प्रोटीन मिला रहता है। आरएनए के साथ प्रोटीन जो है एड्स विषाणु में यह जो मिला रहता है। आगे बताइए, गाय में खुर और मुंह का रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस यानी विषाणु के द्वारा जो है फैलता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स किससे फैलता है? ये जीवाणु से। देखिए, एंथ्रेक्स हो जाएगा तो जीवाणु से, और मुंह पका, खुर पका जो हो जाएगा ये वायरस से होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो हो जाएगा ना, ये इसमें खांसी जुकाम होगा कि नहीं होगा? खांसी जुकाम हो जाएगा, निमोनिया होगा, टीबी हो जाएगा। टीबी जो है खांसने से टीबी फैलता है, ये संक्रमित रोग है जो वायु से फैलता है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर संक्रामक रोग है या नहीं है? कैंसर संक्रामक रोग नहीं हो जाएगा। बताइए, काला जर जो है ना यह उत्पन्न किसके द्वारा होता है? ये लिस्मानिया के द्वारा होता है। लिस्मानिया डोनावानिया के कारण जो है काला जर फैलता है। आगे बताइएगा कि मियादी बुखार जो है ना किसके कारण आता है? ये जीवाणु के कारण आता है। मियादी बुखार जीवाणु के कारण आता है। बताइएगा, पेचिस रोग जो है, पेचिस किसके द्वारा फैलता है? ये पेचिस जो है ना ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, आगे बताइए, खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है? ये वायरस के द्वारा हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? ये वायरस से ही फैलता है। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से ही होता है। क्षयरोग किससे होता है? जीवाणु से। क्षयरोग को टीबी कहा जाता है, किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। ठीक है, अतिसार किससे होता है? ये भी प्रोटोजोआ से ही होता है। स्पाइरोगायरा जो है ना किसका उदाहरण हो जाएगा? ये शैवाल का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा, अमीबा किसका उदाहरण हो जाएगा? एक प्रकार का
ये प्रोटोजोआ का उदाहरण हो जाएगा अमीबा। आगे बताइएगा, एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सा हो जाएगा? एड्स। एड्स महामारी होता है, बीमारी का नाम पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। एड्स कैसा बीमारी है? ये विश्वव्यापी है। महामारी मतलब सब उसमें मरता है, सबको फैलता है, लेकिन बीमारी का, हाँ कोरोना भी हो जाएगा, एक महामारी हो जाएगा, लेकिन उस समय जिस समय किताब छपाया था उस समय कोरोना नहीं था, इसलिए एड्स सेंसर लिया, ठीक है ना। अब जो किताब छपाएगा उसमें कोरोना ही ले लेगा। आगे बताइएगा कि एक दीर्घकालिक रोग जो है कौन सा रोग होता है? दीर्घकालिक रोग मलेरिया वाला बुखार, वो क्या रहता है? वो लंबे समय तक रहता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि एक तीव्र यानी प्रचंड रोग वाला बुखार कौन हो जाएगा? ये प्रचंड रोग वाला बुखार कौन होता है? ये खांसी जुकाम वाला जो बुखार होता है वो प्रचंड रोग होता है। तुरंत में लगता है माथा उथा भारी है, फिर दवा खाएगा, फिर तुरंत क्या होता है? वो नॉर्मल हो जाता है। यानी तीव्र प्रचंड रोग कौन कहलाता है? ये खांसी जुकाम वाला बुखार जो होता है वो तीव्र प्रचंड रोग। मलेरिया वाला बुखार हो जाएगा तो ये दीर्घकालिक रोग, और विश्वव्यापी हो जाएगा तो एड्स और कोरोना। एड्स और कोरोना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग करने वाले जीवाणु हवा से नाक द्वारा प्रवेश करने के बाद शरीर के किस भाग को संक्रमित करते हैं? तो ये फेफड़ा को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। बताइए, इन्फ्लुएंजा जो किससे फैलता है? ये वायरस से। डेंगू बुखार किससे होता है? वायरस से ही होता है। बताइएगा, निद्रा रोग जो होता है ना वो किस नामक एक कोशिकीय जीव से होता है? ये ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया का जो कैंसर होता है इसमें क्या जो है अचानक बढ़ने लगता है? इसमें WBC, ये रक्त कैंसर से संबंधित है ल्यूकेमिया, इसमें WBC की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है। इसी से ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैसा कैंसर हो जाएगा? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर। इसमें WBC की संख्या जो है वो असाधारण रूप से ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ते रहती है। और प्लेटलेट की संख्या किसमें घटने लगती है? डेंगू में। डेंगू में प्लेटलेट्स घटने लगता है, और ल्यूकेमिया में WBC की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है। आगे बताइएगा, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा होता है। किस कोशिका के द्वारा? लिम्फोसाइट। और बीटा कोशिका जो बोले ना वो इसमें इंसुलिन का स्रावन जो है ना वो अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। आगे बताइएगा कि सजीव की भौतिक इकाई जो हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी? कोशिका। सजीव की भौतिक इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है यह मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि इन्फ्लुएंजा रोग जो है ना वो किस जल से फैलता है? प्रदूषित जल से। यानी दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा होता किससे है? ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। बताइएगा, त्वचा रोग किससे फैलता है? फफूंदी से फैलता है। किससे? या कवक या फफूंदी से कौन सा रोग फैलता है? त्वचा रोग जो है, नोचनी खुजली, दाद खाज खुजली जो है, इसके लिए एक मलहम आता है। कौन मलहम? ग्लोपजियम इच गार्ड, ये सब जो किसके लिए आता है? उसी के लिए आता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है ना वो कैसा होना चाहिए? सुन लीजिए, यह शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव से मुक्त होना चाहिए। वही स्वस्थ वही कहलाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव से मुक्त होना। स्वस्थ नहीं, तनाव से मुक्त होना चाहिए, जिससे आपके पास कोई तनाव नहीं है, आप शादी ब्याह करके रिलैक्स में जी रहे हैं। जिसके पास तनाव नहीं है, शादी ब्याह नहीं हुआ, वो तनाव में जी रहा होगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट नामक मुख्य जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? क्या बात है वकील साहब? एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण नहीं होता है? तो टाइफाइड जो किससे नहीं होता है? विषाणु से नहीं होता है। होता किससे है? ये जीवाणु से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक असामान्यता कौन सा रोग हो जाता है? तो कैंसर जो है आनुवांशिकता रोग जो है ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिफिलिस रोग जो है ना किसके संपर्क में आने से फैलता है? प्रभावित अंग नहीं पूछ रहे हैं, किसके संपर्क में आने से फैलता है? तो लैंगिक संपर्क में आने से क्या कौन सा रोग फैलता है? ये सिफिलिस रोग जो है यह फैलता है। सिफिलिस, गनोरिया, ये सब जो है ना ये लैंगिक संपर्क में आएगा तब जब रोग है जो वो फैलने लगेगा। अब जो है क्लास 9th का ही जो है ये भी दिया गया था, प्राकृतिक संसाधन जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा वकील साहब को दिक्कत? बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जून से सितंबर तक किस फसल की अवधि रहती है? ये खरीफ फसल की। खरीफ फसल की अवधि कब से कब तक रहती है? जून से सितंबर तक रहती है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर से मार्च तक कौन सी फसल बोई जाती है? ये रबी फसल जो है वो ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काट ली जाती है, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित कर देता है? लीवर को, यानी यकृत को जो है वो प्रभावित जो है वो कर देता है। आगे बताइएगा कि पौधे के शरीर में कार्बन जो है पहुंचता है किस रूप में पहुंचता है? ये
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में या पौधे के शरीर में कार्बन जो है वो पहुंचता है। देख रहे हैं ना, कुछ आपको लग नहीं रहा है कि जो कुछ नया नया जो सीखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रीकरण की क्रिया में यह जो है कौन सा चीज जो है वो नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है? अमोनिया जो किसमें बदल जाता है? वो नाइट्रेट के रूप में जो वो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन ही वो नाइट्रेटीकरण जो है वो कहलाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में विषाणु या जीवाणु में कौन सहायता करते हैं? जीवाणु, विषाणु नहीं, जीवाणु जो है आपको नाइट्रोजन जो है वो उसमें सहायता जो है वो करते हैं। आगे बताइएगा कि 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि। यानी 2 या 2 से अधिक फसल जो है एक ही राउंड में उगा दिए तो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि जो है वो कहलाती है। जैसे ऊपर में आलू मक्का हो गया, उसके बाद ऊपर में परोड़ है, नीचे में कुछ और रोप दिए, वो क्या होगा? वो मिश्रित कृषि जो है वो नहीं होता है, गछौनी हो जाता है। आगे बताइएगा कि ठीक है, बताइएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांतिकार। वैसे विश्व में बोलेगा तो ये नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग? ये यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता जो है ना वह क्या हो जाएगी? इसमें नहीं, सुन लीजिए, इसमें मिश्रित खेती में वो नहीं समझिए कि एक में 2 खेत में एक खेत में 2 फसल लगा दे। हाँ ठीक है बाबा, अच्छा बोल रहे हैं। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन करना जो है वो मिश्रित खेती का अर्थ जो है एक रूप में अर्थ से पूछ रहा था। ये इसमें इसका अर्थ ये हो जाएगा, मिश्रित खेती करने का मतलब जो है आप खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी जो है वो कर रहे हैं। मतलब सही सी बात है कि जो व्यक्ति खेती करेगा वो पशुपालन जो है वो उसको करना ही है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही भूखंडों पर एक निश्चित कतार में उगाने की फसलों को कौन सा फसल उत्पादन कहते हैं? अंतर फसल उत्पादन इसको कहा जाता है। कौन सा फसल कहते हैं? अंतर फसल उत्पादन जो इसको जो है वो कहा जाता है। आगे बताइएगा कि मृदा क्षरण को जो है ना वो कैसे रोका जा सकता है? ये वृक्षारोपण के द्वारा मृदा क्षरण को जो है वो रोका जा सकता है। आगे बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितना % होती है? 0.03% रहती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होती है वह क्या कहलाते हैं? वो सहजीवी कहलाते हैं। वो क्या उसमें पाया जाता है? राइजोबियम, लेकिन कहलाते क्या है? वो सहजीवी कहलाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि राइजोबियम किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है? ये दलहनी पौधे जो इतना भी लेगुमिनेसी कुल का हो जाएगा इस समय क्या पाता है? राइजोबियम जो है वो पाया जाता है। आगे बताइएगा कि पौधा जो है नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में जो है वो करते हैं। आगे बताइएगा फसलों के साथ उपजने वाले अवांछनीय पदार्थ को क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। और इसके लिए जो है ना 2,4-D जो एक प्रकार का जो है ये वो खरपतवार नाशी जो है कि इसके रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधों में पोषक आपूर्ति पदार्थ जो है मुख्यतः किस में होती है? ये मृदा से होती है। किससे होती है? ये मृदा से ही जो है पौधों में पोषक पदार्थों का जो है वो दिया जाता है। कीटनाशक उठनाशक ऊपर से छिड़काव किया जाता है, लेकिन मेन चीज जो है जो खाद जो देते हैं, जल जो देते हैं, वो किससे मिलता है? उसको मृदा से जो उसको अवशोषित किया जाता है। तो जो आपको एनसीईआरटी का जो आपको निचोड़ था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब 3 चैप्टर जो है आज क्लास 9th का उसको खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है जो कि लुसेंट बुक के माध्यम से जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि परमाणु भौतिकी जो है जो कल छूट गया था इसके आगे जो आज बढ़ने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि परमाणु भौतिकी के पिता जो है किसको कहा गया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है किसको कहा गया है? परमाणु भौतिकी का पिता कहा गया है। बताइएगा भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? होमी जहांगीर भाभा को कहा गया है। चलिए आगे बताइएगा कि बताइएगा प्रोटॉन का जो है ना द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये 1.6072 गुने 10 के पावर -27 किलो हो जाएगा। और इसी में अगर इसका आवेश पूछ देगा तो प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। प्रोटॉन में प्लस हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो सेम आवेश में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा। एकदम लाइनस याद की, एडिसन थॉमसन।
ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा तो ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और आपको जो है जे थॉमसन जो है किसका खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। बताइएगा आज मूल कणों की संख्या जो है ना कितना से ऊपर पहुंच चुकी है, ये 30 से ऊपर, यानी संख्या पूछेगा मूल कणों की संख्या 30 से भी ऊपर जो है इसकी संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। आगे बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, एंडरसन के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा किया गया था, पाउली के द्वारा किया गया था। ठीक है, और फोटोन का खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। फोटोन पे द्रव्यमान जो है वो नहीं होता है, इसका द्रव्यमान जो है फोटोन पे 0 होता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पाई मेसोन कण का खोज कौन किए थे, युकावा। और ये एक ऐसा कण हो जाएगा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में रहता है। पाई मेसोन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। वकील साहब कहाँ ध्यान है आपका, कौन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन रहता है, पाई नहीं, पाई मेसोन। पाई मेसोन जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रहता है। और पाई का मान कितना था गणितीय माध्यम में, 0 होता है। मार के फुला देंगे, 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाँ वो पाई, मैथ वाला पाई। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि कैथोड की किरणें जो है ना उस पे कौन सा आवेश रहता है, माइनस। कैथोड पे नेगेटिव रहता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। बताया कैथोड किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है, 1/10। प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ का 1/10 गुना किसका रे होता है, ये कैथोड के किरण का वेग होता है। आगे बताइए कैथोड की रे का वेधन क्षमता अधिक होती है या कम होती है, अन्य की तुलना में ये कम होती है। कैथोड का क्या होता है, वो कम होता है, क्योंकि प्रकाश के वेग का 1/10 गुना ही होता है। तो क्या होगा, सही सी बात, उससे क्या होगा, कम ही होने वाला है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक प्लेट को जो है ना कौन प्रभावित करता है, ये कैथोड और एनोड में बताना आपको। तो कैथोड जो है फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, ये प्रभावित कर देता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें जो है ना जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर जाती है तो वो किस तरीका में जाती है, ये लंबवत रूप में गुजरती है। और इसका रास्ता हमेशा किस आकार का होता है, परवलयाकार का होता है। लंबवत रूप में गुजरती है लेकिन इसका रास्ता जो बनता है वो हमेशा परवलयाकार में बनता है। कैथोड से इतना ही क्वेश्चन बनने वाला था। कैथोड हमेशा क्या होता है, निगेटिव रे होता है। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव रे। और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग 1/10 गुना होता है। और ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित कर देती है। और एक और बात इसमें बनने वाला है कि कैथोड रे हमेशा लंबवत रूप में गुजरती है, लेकिन जहां से गुजरती है उसकी आकृति जो बनती है वो कैसे बनती है, परवलयाकार। इतना तो कोई दिक्कत वकील साहब, एकदम ठोकले रहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब कैथोड की किरणें जो है उच्च परमाणु क्रमांक वाली धारा टंगस्टन पर गिरती है तो उसमें से कौन सा रे निकलता है, एक्सरे निकलता है। कौन सा रे निकलता है, एक्सरे। जैसे अगर टंगस्टन पर कैथोड रे निकालिएगा तो उससे कौन सा रे निकलेगा, एक्सरे निकलेगा। और एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉयंटजन के द्वारा एक्सरे का खोज जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो इसमें है, इसमें इसके बाद चालक और अर्धचालक आ गया है। बताइएगा कि नेज अर्धचालकों की चालकता जो है ना उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्षीय ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको केमिस्ट्री हो जाएगा। और केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर दिया गया था। क्वांटम नंबर में भी कुछ क्वेश्चन बनता है जो कि 11-12 से भर क्वेश्चन क्वांटम संख्या से जो है वो पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्वांटम संख्या इसको कुछ डिटेल्स कर देते हैं। इसके बाद इसमें गैसों का आवरण है, यानी इसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेल उसेक का नियम, ये सभी जो है गैसों का दाब का नियम जो है इसको आज क्लियर करने वाले थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वकील साहब कि क्वांटम नंबर जो है उसको ज्ञात करने के लिए क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। और क्वांटम संख्याओं को ठीक ठीक समझने के लिए कितने प्रकार के क्वांटम नंबर दिए गए हैं, 4 प्रकार के। पहला हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा हो जाएगा द्विगिंसी क्वांटम संख्या, तीसरा हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा हो जाएगा चक्रण वाला। चौथा कौन हो जाएगा, चक्रण वाला। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे बनता है, कैसे फंसाता है, कैसे पटकेगा आपको, वो हम पटकते हैं। देख सुनिएगा अभी, देखिए इसमें जो है ना मुख्य क्वांटम संख्या में जो हो जाएगा, इसमें n जो हमेशा किस पूर्णांक में होती है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होती है। और n एक नेचुरल नंबर होता है, इसमें n का मान कितना लिया जाता है, 1, 2, 3 जो है ऐसा लिया जाता है। और इसमें निकालने के लिए जो है आपको मुख्य क्वांटम संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, n² होता है। ns² में क्या होता है, n²। यही पूछता है कि चक्रण मुख्य चक्रण संख्या निकालना है और n का मान देगा, यानी n² उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद द्विगिंसी में क्या होता है
इसमें एल का मान जो है ना वो शून्य, ठीक है सही है, एल का मान जो है न्यूनतम मान शून्य होता है और अधिकतम मान जो है यह इसका n-1 होता है। इसमें न्यूनतम मान कितना होता है 0, न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान कितना हो जाएगा n-1 जो है। और n का मान क्या लेना आपको पता ही है, धनात्मक संख्या लेना है, जो कि n से नेचुरल नंबर जो है वो लेना है। इसमें जो कि हो जाएगा द्विगिंसी क्वांटम संख्या में, याद रखिए इसका मिनिमम वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो n-1 तक जाके रह जाता है, खत्म हो जाता है, ये द्विगिंसी का हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय में क्या होता है, इसके लिए जो है ना m का मान जो है 0 लेके प्लस से लेके माइनस तक इसका मान जो होता है, कितना से लेके 0 प्लस और माइनस, ये तीनों इसमें जो है वो ऐड रहता है। और आगे हो जाएगा चक्रम क्वांटम संख्या, और चक्रम क्वांटम संख्या के लिए जो है ना इसमें मान जो है या इसमें s का मान -1/2 से लेके +1/2 यानी -0.5 से लेके +0.5 तक होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चारों सुनिएगा बहुत गौर से, ठीक है ना। पहला हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, इसको निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा n², और जहां जहां n की चर्चा होगी वहां n मतलब क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा द्विगिंसी क्वांटम संख्या, इसके लिए जो सूत्र, इसके लिए जो इसका रेंज रखा गया है ये 0 से लेके n-1 तक रखा गया है, n-1 तक। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसमें 0 प्लस और माइनस तीनों जो है वो रखा जाएगा। और उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या में -0.5 से लेके +0.5 तक यह रहता है। कोई दिक्कत वकील साहब? चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बताइएगा कि 1s2 2s 3s 3p ये सब 4s, मतलब जो आपको सजाने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है उसको किस क्रम में भरा जाता है, भरने वाला जो नियम दिया गया था या किसके नियम द्वारा भरा जाता है ये, तो ये अफबाऊ के सिद्धांत, जो कि बढ़ते हुए क्रम में इसको भरा जाता है। और ये अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा ही जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है वो लिखा जाता है। और इसमें सबसे छोटा हो जाएगा जो 1s हो जाएगा, इसकी ऊर्जा क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। और सबसे अधिक जो हो जाएगा वो सबसे लास्ट वाला जो जाता है 7s, जो कि सबसे अधिक ऊर्जावान जो है वो होती है। इसके बीच sp-df भी आता है, 1 2 3 4 से लेकर 7 तक जो ये जाते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। और समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। संभार्य क्या कहलाता है, आइसोबार, जिसमें परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होता है और परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है, जिसको चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो जाएंगे, 3 गो। कौन कौन हो जाएगा, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेरियम को 1H1 भी लिखा जाता है, ठीक है ना, नीचे 1 और एगो ऊपर में भी 1H1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, ऊपर है ड्यूटेरियम हो जाएगा तो नीचे 1 ऊपर में 2, 1H2 हो जाएगा, ठीक है। और ट्राइटेनियम हो जाएगा तो 1H3 कहाँ लिखाएगा, ऊपर में, और 1 कहाँ लिखाएगा, नीचे में। 1 कहाँ रहेगा, नीचा में। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि अब जो है कुछ समस्थानिक का प्रयोग जो है ना उसके कुछ आयु और उम्र निर्धारण करने में किया जाता है। तो आपको बताना है किसमें किसका समस्थानिक का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर के उपचार करने के लिए जो है वो फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। और अरक्ता रोग का पता लगाने के लिए इसमें लोहा 59 का उपयोग, जो कि अरक्ता रोग जो है इसमें लोहा 59 का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन, देखिए नाम से ही कुछ स्पष्ट होने लगता है, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 हो जाएगा। रक्त के थक का पता लगाने के लिए सोडियम 24। हम जब ठीक से बैठ सकते हैं तो आपको क्या ही दिक्कत हो सकती है, उससे तो आपको कोर्ट में बैठने का आदत है। भले वहाँ आप छोटे हैं, दिखते नहीं होंगे जज के सामने, लेकिन यहाँ सम्मुख हमारी दृष्टि से आप नयन परिचालित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चट्टान के आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का उपयोग जो वो किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर आर्गन का जो है ना, आर्गन, क्रिप्टन और आपको कैल्शियम, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, संभारिक का, यानी आइसोबार का जो यह उदाहरण जो है यह हो जाएगा। चलिए अब जो है गैसों के आचरण के संबंधित कुछ क्वेश्चन है। बताइएगा कि बॉयल के नियम में जो है ना क्या कांस्टेंट रहता है, ताप। बॉयल के नियम में ताप जो है वो कांस्टेंट रहता है। और इसमें आयतन, इसमें नियत मात्रा में आयतन के दाब के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बताइएगा, चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, दाब। बॉयल में
ताप, बॉयल में बॉयल में ताप। और आपको जो है दाब किस में रहता है? ये चार्ल्स में, चार्ल्स में क्या स्थिर रहता है? दाब स्थिर रहता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि परम शून्य ताप जो होता है ना, टी बराबर जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये 273 डिग्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस। परम ताप जो 273 डिग्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस होता है। और परम शून्य ताप जो ये सैद्धांतिक रूप से इसका न्यूनतम मान केल्विन में कितना होता है? डिग्री केल्विन हो जाएगा तो 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बताएगा परम शून्य ताप जो होती है, इस पर सभी गैसों का आयतन क्या हो जाता है? शून्य। यानी नाम से स्पष्ट है, परम शून्य ताप, इस पे गैसों का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न गैसों के लिए 1 ग्राम अणु का आयतन जो है लीटर में कितना जाता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर हो जाएगा। और इसी को जो है अणु में व्यक्त किया जाता है तो 6.022 × 10 के पावर 23 यह जो है, यह इसमें इतने अणु जो है वो होते हैं। और इसी को एक एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। और इसको लीटर में व्यक्त करेंगे तो 22.4 लीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि अवस्था समीकरण, जिसको इसका समीकरण क्या हो जाएगा? अवस्था समीकरण का PV बराबर nRT हो जाएगा। और इसमें n जो है ना, 1 मोल जो कि गैसों के लिए इसका मान जो है वो रखा गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि घनत्व के अंदर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया जो है ना, वो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण जो यह कहलाती है। अब इसके बाद जो कि आपको स्टार्ट किया जाएगा जो कि बायोलॉजी हो जाएगा। और बायोलॉजी में कल जो हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, उसको 3 रूप से खत्म कर दिया था। उसके बाद प्रोटीन शब्द भी बता दिया था कि जे बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। अब उसके बाद जो कि पेज नंबर 393 हो जाएगा नया लूसेंट के हिसाब से। और इसमें जो दिया गया था कि प्रोटीन, जो कल बताए थे, प्रोटीन का कुछ महत्वपूर्ण काम है। और प्रोटीन के बाद वसा भी है, और वसा का भी कुछ महत्वपूर्ण काम है। इस दोनों को खत्म करने के साथ उसके बाद SPD का बुक जो वो स्टार्ट किया जाएगा। बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो टॉपिक जहाँ तक आपको आता है, जो जिसका आंसर आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, उसमें आप अपना आंसर दबाते रहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिकाओं, जीव द्रव्य और उत्तकों के निर्माण जो है ना, किसकी सहायता से होता है? ये प्रोटीन की सहायता। देखिए नाम से स्पष्ट है, पहले बोल दिए प्रोटीन का काम होने वाला है। तो जो भी इसमें पूछेंगे क्वेश्चन, उसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन होने वाला। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको आंसर पहले से पता है, लेकिन जो जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको आपको याद कराने का प्रथम उद्देश्य होने वाला। वकील साहब, कोई दिक्कत है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। जो आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा जो देती है, कौन देती है? प्रोटीन देती है। कौन देती है? प्रोटीन देती है। चलिए, और इससे तो वसा भी देती है, लेकिन ठीक है सर, हम पूछ रहे हैं, देती सब कुछ है, लेकिन हम इसका आंसर जो होता है प्रोटीन भी देती है। ऐसा नहीं प्रोटीन नहीं देती, आप दे लीजिएगा तो प्रोटीन क्या करती है? देती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि शारीरिक वृद्धि के लिए कौन आवश्यक होने वाला है? प्रोटीन। और इसी की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। और बच्चों में जब इसका विकास रुकता है तो कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशिकोर और मरासमस रोग जो है, ये बच्चों में जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला जो है यह रोग हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मरासमस रोग में बच्चों की मांसपेशियां कैसी हो जाती है? एकदम ढीला, एकदम लुजपुज, एकदम ठीक है, पेट निकल जाता है, उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती है? मरासमस रोग में ये ढीला जो है पड़ जाता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है जो क्वाशियोरकर में जो है ना, क्वाशियोरकर में हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेटारा सिंह बन जाता है। हाथ पांव दुबला और पेट क्या होता है? वो आगे की ओर निकल जाता है। हाथ पांव क्या होता है? बोल दीजिए कि 1 घंटा क्लास में, इतना फोन नहीं करेगी वो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि दवा के रूप में प्रयुक्त कैप्सूल का आवरण जो होता है, जो दवा के रूप में, सुनिएगा कि दवा के रूप में जो कैप्सूल का आवरण बना रहता है, वो स्टार्च के साथ साथ उसमें जिलेटिन नामक प्रोटीन भी जो है उसमें लगा रहता है। जो आप दवा खाते हैं, जो कैप्सूल सट्टे खा जाते हैं, हाँ, जो कि बीकोसूल देखते होइएगा, जो बीकोसूल कम्मी फलामार जो आता है, ये सब जो है ना, जो कि जिसमें दाना दाना भरा, जिसमें पाउडर भरा आता है, उसमें स्टार के साथ साथ जो है वो जो कम्मी फलामी दाना वाला आता है उसमें बोले हैं, उससे कम्मी फलाम टैबलेट में भी आता है और दाना वाला भी आता है। इसमें दाना वाला आता है ना, उसमें बोल रहे थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अब जो है वसा, और वसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैट कहते हैं, फैट्स। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वसा जो है ना, यह किसका और किसका एक एस्टर बनता है? ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि वसा जो है ना, सामान्यतः कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं?
20 डिग्री पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा हमेशा किस अवस्था में रहते हैं? ये ठोस अवस्था में वसा जो है वो रहते हैं। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अगर इसके ताप पर वह द्रव अवस्था में यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर से ठोस रहता है, लेकिन अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा अगर द्रव अवस्था में पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? तेल कहते हैं, वसा का तेल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ना वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? संतृप्त और असंतृप्त। और असंतृप्त वसा अम्ल जो है ना ये मछली के तेल और वनस्पति तेल में मिलते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो मछली के तेल और वनस्पति तेल में मिलते हैं, और बाकी जो होते हैं जो संतृप्त होते हैं वो नारियल तेल, तार का तेल, ये सब जो है कैसा तेल हो जाएगा? संतृप्त तेल जो है इसका उदाहरण जो है वो हो जाएगा। आगे बताएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है? ये 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो निकलती है। आगे बताइएगा कि सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना % ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है? 20 से 30%, यानी 20 से 30% ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? वसा से प्राप्त होता है। और 1 ग्राम वसा से जो है ना कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी। और एक बात और याद रखिए, वसा जो है हमेशा किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। अगर ठोस अवस्था में न मिले तो किस अवस्था में मिलेगा? तेल अवस्था में। और कितना डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। और इसमें वसीय अम्ल जो है दो प्रकार के हो जाएंगे, संतृप्त और असंतृप्त। तो ये तार का तेल और नारियल तेल कैसा हो जाएगा? ये संतृप्त हो जाएगा। मछली का तेल और आपको जो है ये वनस्पति का तेल, ये वही वो जो है असंतृप्त जो है ये तेल जो है ये कहलाता है। ये जो पढ़ते हैं शुद्ध कच्ची घानी, ये सब कैसा है? ये असंतृप्त तेल हो जाएगा। ये सभी असंतृप्त जो है यह हो जाएगा। वनस्पति में आता है तो ये संतृप्त कच्ची घानी, फॉर्चून समझते हैं ना, कच्ची घानी जो है ये सभी जो है असंतृप्त हो जाएगा। आगे बताएगा कि वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताएगा अब वसा का कुछ महत्वपूर्ण काम है। बताएगा वसा का सबसे बड़ा काम क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को हाहा नहीं करना, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना। अगर शरीर का ऊर्जा अगर नॉर्मली ऊर्जा खत्म हो गई तो ये शरीर को तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट वाला जो खत्म होता है उसके बाद जो लॉन्ग समय तक जो ऊर्जा देती है वो कौन देती है? वसा देती है। उसके बाद जो चोट फोट जो लगता है, मोट चोट आदमी को कम लगता है, यानी जो वसा जिसके पास ज़्यादा रहता है उसको चोट जो क्या होता है? कम लगता है। हमको मारेगा तो लट जाएंगे, बाबा को मारेगा तो सह लेंगे, वही बात है। वसा जो है इसमें ऐसा अंतर रहता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है और इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। क्या होती है? रूखी होती है। जैसे ठंडा का महीना आ भी गया, देखिएगा तो शरीर क्या होता है? वो उजला उजला होने लगता है, फिर लोग तेल लगा के उसको जो है वो क्लियर कर देता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और एक और बात है, वसा की अधिक मात्रा से शरीर क्या होता है? फूलने के साथ भारी हो जाता है और वो स्थूल हो जाता है। वसा की अधिकता शरीर क्या होता है? स्थूल हो जाता है। इसके कारण जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, और उसके बाद जो है हार्ट अटैक भी जो आने की संभावना जो है वो अधिक होता है। यानी मोट चोट आदमी को जो है ना गुस्सा भी जल्दी उठता है, समझ रहे हैं ना, यानी बीपी भी जल्दी बढ़ता है। उसके बाद जो है हार्ट अटैक आने की संभावना और ब्लड प्रेशर हाई होना, ये सभी जो है वसा की अधिकता से होने वाला दुष्परिणाम होने वाला। कोई दिक्कत साजी? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब है विटामिन, और विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा। कब किया गया था? 1911 में। विटामिन से कुछ, हाँ ठीक है, 1911 में हुआ था। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जो सुनते हैं वो भी जानते हैं। वसा जो है, विटामिन जो है यह दो प्रकार के विटामिन जो है, दूगो विटामिन कौन सा है जो जल में घुल जाता है? बी और सी। और बाकी जो बच गया ए डी ई के वो कहाँ घुलता है? ये वसा में घुल जाता है। बताइएगा कि किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है? डी और के। डी और के का संश्लेषण कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है। वैसे डी और ए भी होता है जो कि यकृत में इसका भंडारण होता है। सुनिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए जो है ना यह हमारे शरीर के किस किस अंग को मजबूती प्रदान करता है? तो ये जो है नेत्र, त्वचा, हड्डी, ये सभी को जो है ये विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करता है। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में। 60 नहीं, B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन कौन सा है जो कि जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है? ये विटामिन के। विटामिन के जो है जीवाणुओं द्वारा कहाँ संश्लेषित होता है? ये कोलन में संश्लेषित होता है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है? ये विटामिन डी से हो जाएगा। ठीक है, अब जो है लूसेंट का सीरीज को खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो है आपको जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान हो जाएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। बता दीजिएगा कि द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक जो है ना वो कितना हो जाता है?
-195.8 डिग्री सेल्सियस जो ये हो जाएगा। बताएगा नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा गया है? रदरफोर्ड को कहा गया। बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है। बताएगा लैंगिक जनन में कितने कोशिकाओं से शुरू होता है? ये 2 कोशिकाओं से। लैंगिक हो जाएगा तो 2 और अलैंगिक हो जाएगा तो अकेले फरिया लेता है, समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा कि लड़की को देखिए कितना अच्छा बात है कि लड़की के जन्म देने के लिए जो है ना कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार हो जाएगा? 44+X जो है लड़की के लिए और पुरुष के लिए जो हो जाएगा तो XY। वैसे भी जो है जो कि लिंग निर्धारण में जो है ना जो पिता का गुणसूत्री होना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वैसे तो हमारे इनको तो पूरा एक्सपीरियंस भरा हो जाएगा कि कौन सा गुणसूत्र किधर से निकलता है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि, पीनियल और थायराइड ग्रंथि इन तीनों में जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं हो जाएगा? तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। और इसका मापन कहाँ किया जाता है? प्रिंटर में। किसमें किया जाता है? कंप्यूटर नहीं, प्रिंटर में किया जाता है। प्रिंटर में DPI का यूनिट मापा जाता है डॉट पर इंच, यानी 1 इंच में कितना बार आपका प्रिंटिंग डॉट करता है, ये आपको डॉट पर इंच का मतलब हो जाएगा। और इसका सीधा जो एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। और प्रिंटर एक कैसा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस जो यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा अंग, वैसे अंग जो आपको संरचना में समान होते हैं लेकिन काम करने में भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना में एक समान है, काम करने में भिन्न भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं? समजात यानी देखने में एक सम है लेकिन काम करने में अलग अलग। जैसे मानव का हाथ है, कुत्ता का अगला टांग। देखने में एक जैसा है लेकिन मानव हाथ से खाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन कुत्ता का काम क्या है? वो उससे चलता है, दौड़ता है, बाकी बहुत कुछ करता है। और समरूप हो जाएगा, देखने में भी एक है और काम करने में भी एक है। तितली का पंख, उसके बाद पंछी का पंख, ये सब जो है उसका काम क्या है? सिर्फ उड़ना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लेनस्टीनर के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा बल्ब का फिलामेंट का जो है ना गलनांक कितना होता है? इसमें 3382 लगभग दिए हुए हैं, 3380 3500 कुछ रखिए। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मलाशय, ग्रास नली, गर्सनी और श्वसन नली में कौन सा भाग जो यह आहार नाल से संबंधित नहीं है? तो श्वसन नली आहार नाल से संबंधित जो है वो नहीं हो जाएगा। आगे बताइएगा किस फाइलम में संयुक्त पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में पैर क्या होता है? संयुक्त रूप से जुड़ा होता है। आगे बताइए वायु में ध्वनि का स्पीड कितना होता है? 332 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा कि MS वर्ड में Ctrl+A जो है ना किसको डिनोट करता है? ऑल सेलेक्ट। सबको एक बार सेलेक्ट करना है, Ctrl+A दबाइए, मतलब एक बार सबको डिलीट करना है तो Ctrl+ एक बार सेलेक्ट कीजिए, एक बार डिलीट कीजिए, एक बार कॉपी करना है, एक बार Ctrl+A दबाना पड़ेगा। आगे बताइएगा कि वयस्क मनुष्य का हृदय का औसत भार कितना होता है? 300 ग्राम। बाबा से कहा थे दिल दिया 300 ग्राम। आगे बताइए कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? C, Ctrl+V। कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V किया जाता है। ठीक है। बताइएगा कि सोलर सेल में किस तत्व को अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन का उपयोग जो अर्धचालक के रूप में जो है वो किया जाता है। अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि करंट अफेयर हो जाएगा। शुरू में भी करंट अफेयर जो कि डेली का रहता है और लास्ट में जो करंट अफेयर है जो कि SPD बुक जो कि आप ब्लू रंग का देख सकते हैं, वार्षिक एकांक किससे कराया जाता है? तो बताइएगा नमामि गंगे की शुरुआत जो कब किया गया था? ये इसमें डेट पूछता है 10 जुलाई 2014। 10 जुलाई 2014 को किया गया था। इसमें गंगा नदी को संरक्षण और शुद्धि करने के लिए नमामि गंगा जो मोदी जी के द्वारा 10 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बताइएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट किया गया था? ये 2014, ये 28 अगस्त 2014। और इसमें कम से कम एक बैंक में खाता होना जो परिवार के व्यक्ति को होना जो है वो जरूरी रखा गया था। और इसमें जो है ना हाँ बीमा के लिए जो है ना आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा और उसके बाद 30,000 रुपए तक जीवन बीमा जो ये रखा गया था। आगे बताइएगा मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? ये 2014, 25 सितंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? ये भी 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, यह जो है 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। मुख्यमंत्री आवास योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था। आगे बताइएगा स्किल इंडिया मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में। और ग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी 15 में। सागरमाला भी 15 में। उदय योजना भी 15 में किया गया था। और एक है आपको अमृत योजना जो कि अटल मिशन फॉर
रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इसी में ना मोदी जी लालू जी बोले थे कि लालू को स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट गांव चाहिए, यही बोले थे, इसी में बोला गया था। इसी में 2015 को जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का योजना रखा गया था 2015, 2000, हाँ ये 2022 तक रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। तो मोदी जी के लक्ष्य द्वारा लक्ष्य रखा गया था, और इसी में लालू जी बोले थे कि लालू को स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट गांव चाहिए। इसका भी स्टार्ट जो है 24 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। और एक और अच्छा है, अग्निवीर योजना जो आया था वो कब आया था? 14 जून 2022 में आया था, 14 जून 2022 को आया था। मार लाठी से कपार फोड़ दिया था पूरा अथी में स्टेशन को, ठीक है ना। अब जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको 1 लाइन क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें बताइएगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव जो है कहाँ स्टार्ट किया गया है? इसमें मध्य प्रदेश में जो है वो स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। बताइएगा कि किस देश ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दिया है? ये निकारागुआ जो इसको घोषणा जो इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा जो है वो कर दिया है। आगे बताइएगा कि किस देश में दशईं त्यौहार मनाया जाता है? नेपाल में दशईं त्यौहार मनाया गया नेपाल में। और पोखरन जो है ना, ये आपको पर्यटन का शहर बनाया गया पोखरन, जो कि पूछा गया था 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन ये। आगे बताइएगा कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य का डीएसपी बना दिया गया है? तेलंगाना का डीएसपी कौन बन गया है? मोहम्मद सिराज, जो कि भारत का तेज गेंदबाज हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 गो अफ्रीकी देश की यात्रा करने के लिए सबसे पहले कहाँ गई थी? अल्जीरिया। दक्षिण अफ्रीका में पहले कहाँ गई थी? ये अल्जीरिया गई थी। बताइएगा काजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण किसके बीच हुआ है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा कि किस राज्य ने राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में ही राज्य कौशल का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर जो ये रखा जाएगा। आगे बढ़ेगा, विश्व का सबसे अमीर शहर जो है किसको घोषित किया गया है? अबू धाबी को। कहाँ पड़ता है ये? यूएई की राजधानी अबू धाबी सबसे अमीर शहर है, और आईसीसी का मुख्यालय भी कहाँ है? अबू धाबी में ही पड़ता है। बताएगा जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और पहला अपना बिहार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी। सुरेंद्र कुमार चौधरी। और सुरेंद्र कुमार चौधरी हमारे बीएड वर्ग सेशन के जो है ना हिंदी के मास्टर साहब थे, सुरेंद्र कुमार चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये साउथ कोरिया को जो है वो दिया गया, ठीक है। बताइए ग्लोबल भुखमरी में भारत का संख्या स्थान पर है? 105वें स्थान पे है, ठीक है। बताइएगा टाटा ट्रस्ट के जो नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये नोएल टाटा को नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे बताइएगा कि आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ा कितना कर दिया है? ये 5000 जो है वो कर दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 2000 से 5000 जो लिमिट बढ़ा दिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए कि 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जेसो सेवरी मंदिर से देवी काली की मुकुट चोरी हो गई है? ये बांग्लादेश की जो बांग्लादेश से क्या हो गया है? मुकुट जो है वो काली मंदिर से मुकुट जो क्या हो गई है? चोरी हो गई। मतलब मुकुट चोरी भी होता है तो करंट अफेयर बन जाता है। हमारा कितना दिन से बहुत कुछ गया है, उसका करंट अफेयर नहीं बन रहा है, लेकिन बांग्लादेश में मुकुट चोरी हुआ तो क्या हो गया? वो करंट अफेयर बन गया। और ये जो है 11 अक्टूबर को चोरी हुआ है, 2024 में चोरी हुआ है। तो जो क्लास होमवर्क के द्वारा दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब बहुत ही लंबा होने वाला है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और जो बुक के माध्यम से जवाब आता है उसी को क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग गूगल के डाटा को उठा के पटक देते हैं, तो वैसा आपके हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन जो बुक का ऑथेंटिक चीज रहता है वो हमेशा उसको किसी भी एग्जाम में तथ्य मान के, आधार मान के उस पर कुछ किया जाता है। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए कि अश्रु गैस इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा। आप देख ही रहे होंगे कि लगातार जो है 1 घंटा 10 मिनट तक जो हमने लगातार आप लोग के सामने जुड़े रहे, और बिना रुके हुए बिना टुके हुए जो है लगातार
इतने देर से जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है। इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ जो है किसी अन्य साथी को साथ लाइक करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवा के अपने इस एफएमएससी परिवार का अंग बन के अपना सहभागिता जो है वो सबसे ऊपर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, इसके अगले कमेंट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस एफएमएससी परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।